हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज और एनबीएफसी का पेनी शेयर लेकर आया हूं, जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटीज लिमिटेड का बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें ये स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज देते हैं, कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विसेज देते हैं, फाइनेंसिंग एंड फंड सर्विसेज देते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। अब इनके बिजनेस ऑफर्स क्या हैं? ये बिजनेस ऑफरिंग सर्विसेज इनकी जो हैं, कंपनी बिजनेस ऑफर करती है रिटेल ब्रोकिंग का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, कमोडिटी ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ और रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ का बिजनेस पेशकश करती है। कंपनी खुद का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओन और ऑपरेट करती है। इनका ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGSL ट्रेड ऐप करके है, जो स्मार्टफोन पर अवेलेबल है। रिटेल इन्वेस्टर के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए है। अब इनके हम रिवेन्यू ब्रेकअप के देखते हैं। ईयर 2021 में इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग से 55% रिवेन्यू जनरेट हुआ था, फाइनेंशियल एक्टिविटी से 30% और अदर से 50% का रिवेन्यू जनरेट हुआ था। और इनकी सब्सिडरी कंपनी है इन्वेंचर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एक NBFC है जो उधार और संबंध सेवाओं में लगी हुई है। यह उपभोक्ता उधार, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों SME उधार और वाणिज्य उधार पर केंद्रित है। सहायक कंपनी ने भारत के भीतर असुरक्षित ऋण दिया है, जो 2021 के अनुसार 100 करोड़ है। इसने वित्त वर्ष 2011 में 10 करोड़ के मुनाफा यानी कुल मुनाफे का 81% हिस्सा लिया था। असुरक्षित ऋण होता क्या है, ये जानिए। असुरक्षित ऋण एक ऐसा ऋण होता है जिसके लिए किसी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सिक्योरिटी के रूप में उधारकर्ता के किसी एस्टेट पर निर्भर रहने की बजाय लेंडर किसी उधारकर्ता के क्रेडिट के आधार पर उसे अनसिक्योर्ड लोन की मंजूरी दे देता है। ऐसे लोन में ये खतरा होता है कि कंपनी की अगर जो कंपनी उधार ले रही है अगर उसका दिवालिया हो गया तो लोन देने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये रिस्क होता है ऐसे लोन में जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। कंपनी पर 2020 में सेबी ने फाइन भी लगाया था 10 लाख रुपए का, क्योंकि क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के संबंध में विसंगतियां पाई गई थी कंपनी की तरफ से। कंपनी ने एक्सचेंज को 2 करोड़ रुपए का शुद्ध संपत्ति की गलत रिपोर्टिंग की और गैर अपलोडिंग और क्लाइंट सिक्योरिटीज़ के विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया था इन्होंने। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके सारे रिकॉर्ड को देखना ज़रूरी होता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देखेंगे, मार्केट कैप 302 करोड़ का है, करंट प्राइस 3 रुपये 60 पैसा चल रहा है, जो अभी लगभग 1 महीने पहले ये 7.5 रुपये के पास हुआ करता था। और स्टॉक का P 15.5 है। P तो बहुत ज़्यादा नहीं है, P कंपनी का सही है। बुक वैल्यू 2 रुपये 20 पैसा है। रोस 9.48% है। ROE 7.07% है, जो कि अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इनका 5 ईयर में 20.2% है। वहीं देखेंगे 3 ईयर में 50% इनका सेल्स ग्रोथ डाउन हुआ है। 5 ईयर में तो अच्छा है। क्वार्टर सेल्स वेरिएशन देखेंगे 68.9% का है, जो कि बहुत अच्छा है। और क्वार्टर में प्रॉफिट वेरिएशन भी बहुत अच्छा है 129% का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर का भी अच्छा है 4.13 करोड़ का। सेल्स 49.7 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है 51.2% क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19.5 करोड़ का है। और बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.63 टाइम्स है। डेब्ट टू इक्विटी 0.19, मतलब कि 200 करोड़ की मार्केट कैप है और जहाँ पे इनका डेब्ट 34.4 करोड़ है। मतलब ये सही है, इतना ये ज़्यादा फर्क नहीं करता है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है 27.6%, लेकिन हाँ एक बात है कि ये कंटिन्यू बनी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। EPS कंपनी का 0.24% है। अगर फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी ठीक है, फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी ठीक है। बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनका जो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में हुआ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। अगर कंपनी के फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के P देखेंगे
तो यहाँ पे इनका पी तो बहुत कम है, सबके कंपैरिजन में अगर देखेंगे इन सब कंपनियों के कंपैरिजन में इनका पी बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप अभी जैसा पहले मैं बताया कि इनका रिवेन्यू सबसे ज़्यादा किससे आता है, ब्रोकिंग सर्विसेज से, जो 55% रिवेन्यू है। तो वहाँ पे अगर आप इनका पी देखेंगे तो वहाँ पे ये एंजल ब्रोकिंग से ही केवल कम है। एंजल ब्रोकिंग का पी 36 है और जहाँ पर इनका 24 है पी। और सबसे आईएफएल सिक्योरिटीज़ और आईसीसी सिक्योरिटीज़ के कंपैरिजन में इनका पी ज़्यादा है वहाँ पे देखेंगे तो। अब आइए कंपनी के हम क्वार्टर रिजल्ट को देख लें। कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो मार्च 19 में 7.01 करोड़ का था, जून 19 में 7.14 करोड़ का, उसके बाद फिर डाउन हुआ 3.86 करोड़ का। अब इधर अगर देखेंगे जून 21 में इनका 11.23 करोड़, सितंबर 21 में 10.35 करोड़ और दिसंबर 21 में 13.24 करोड़ का था। तो अगर इधर देखेंगे लास्ट के 2 क्वार्टर तो सही हैं, दिसंबर का क्वार्टर सेल्स इनका सही है, लेकिन मार्च 21 के कंपैरिजन में तो कम हुए हैं ये। और एक तरीके से देखेंगे तो ये रिपीटेड ही चल रहा है। नेट प्रॉफिट इनका देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो मार्च 21 में 8 करोड़ का था वो अब जाके 4.13 करोड़ हो गया है। हालांकि सितंबर 21 की तुलना में इन्होंने सही किया है अपना प्रॉफिट। ईपीएस भी वही है, चल रहा है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है ईपीएस में। अब आइए इनके एनुअल रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर इनका एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो मार्च 2010 में 44 करोड़ थे, मार्च 2016 में 16 करोड़ थे। इधर देखेंगे मार्च 2018 में ये अच्छा खासा इंक्रीज करके 312 करोड़ पहुँचे। लेकिन मार्च 2019 में फिर डाउन हुए, 20 में डाउन हुए, 21 में इन्होंने 20 के कंपैरिजन में 21 में सुधार किया है और टीटीए में भी सुधार के चांसेस दिख रहे हैं। 20 कंपैरिजन में तो उनका सेल्स अच्छा बढ़ा है। प्रॉफिट यहाँ देख लेते हैं तो प्रॉफिट भी इनका 12 करोड़ का हुआ है, जो कि 20 में 0 करोड़ थे, उसके पहले निगेटिव थे ये। तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है और एनुअल रिजल्ट में इनका ईपीएस भी ग्रोथ किया है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में निगेटिव है, -49% का है और सब तो सही है। और वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे 10 ईयर में निगेटिव है और उसके अलावा 5, 3 और 1 ईयर में अच्छा है। आइए कंपनी के बोरोइंग्स को देख लेते हैं। रिजर्व देखेंगे तो इनके पास 101 करोड़ का है, शेयर कैपिटल 84 करोड़ का है और बोरोइंग्स वहीं पे इनके पास 34 करोड़ का है। तो असेट तो इनके पास अच्छा खासा है लायबिलिटी के कंपैरिजन में। कैश फ्लो इनका देख लेते हैं। कैश फ्लो देखेंगे तो ये निगेटिव में थे, फिर से मार्च में 2020 में 7 करोड़ का हुआ, मार्च 21 में 6 करोड़, 1 करोड़ कम हुआ है, लेकिन हाँ पॉजिटिव में है अभी, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को कंपनी के देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 27.59% जो बनी हुई है मार्च 19 से लगातार अभी तक बनी हुई है। और पब्लिक का यहाँ पे 72.41% का है और FII का इन्वेस्टमेंट है नहीं इसमें। यही अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है, लेकिन बहुत ही कम है प्रमोटर की होल्डिंग, 27% बहुत ही कम होता है प्रमोटर की होल्डिंग। यहाँ देखेंगे तो कंपनी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने ब्रोकिंग में। मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, MTF इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में भी हैं। तो ये सब सारी इनकी फैसिलिटीज़ हैं इनके सर्विसेज में। अब आइए इनके हम चार्ट को अगर देख लेते हैं। अगर इनका चार्ट देखते हैं तो चार्ट में देखेंगे ये स्टॉक देखेंगे तो 2012 के पास में 84 रुपये का हुआ करता था, लेकिन वहाँ से ये स्टॉक गिरा और आया कहाँ तक, 4 रुपये 90 पैसा तक, मतलब 5 रुपये के पास तक आया और फिर ये स्टॉक उठना चालू किया और फिर ये हाई लगाया 27 रुपये का। फिर वहाँ से गिरा, इसने अपना सपोर्ट लिया 10 रुपये का, फिर गया ये 37 रुपये। अब वहाँ से फिर ये गिरा है स्टॉक 1 रुपये 98 पैसा तक गिरा। फिर ये अब 7 रुपये का हाई लगा के 6 रुपये 46 पैसे का हाई लगा के फिर से नीचे गिर गया और यही इसके लिए भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉक जब बार बार यहाँ पे भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो वही रेजिस्टेंस अभी अब जब ये स्टॉक यहाँ से उठेगा तो इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा 8 रुपये के पास और फिर ऐसे करके ही ये आगे बढ़ेगा स्टॉक।
और पहले तो ये 84 रुपये का हुआ करता था, लेकिन उसके बाद का जो हाई है 37 रुपये का, जहाँ से ये स्टॉक गिरा है 1 वीक के हिसाब से। तो अभी इनका स्टॉक यहाँ पे आके गिरा हुआ है, यहाँ तक ये सपोर्ट इसके लिए भी है 3.60 रुपये का। अगर ये सपोर्ट यहाँ से तोड़ देता है तो ये फिर जाएगा 2.36 के पास, मतलब 2 रुपये 40-50 पैसे के पास से ये जाएगा सपोर्ट इसका, वहीं से फिर ये बैक ले सकता है। लेकिन अगर वन डे के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है इस लेवल पे, तो इस वजह से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे ये रिस्की कंपनी है क्योंकि इसके साथ कंपनी के रिसेंट के क्वार्टर रिजल्ट तो बेहतर है, लेकिन कंपनी के साथ बहुत से रिस्क भी जुड़े हैं। जैसे इन्होंने सेबी को गलत जानकारी दे दी थी, और कंपनी जो अनसिक्योर्ड लोन देती है वो भी एक रिस्क है। तो कंपनी के बिजनेस के साथ रिस्क बहुत है, इसलिए इसमें बल्क में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए आप इसका 100 शेयर खरीदना चाहते हैं इस कंपनी का, तो आप अभी इस करंट लेवल पे 50 शेयर ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये इस लेवल पे आता है तो आप 50 शेयर वहाँ पे लें। ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो भी सही रहेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट ना करें, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और अपना खुद का रिसर्च करें। शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की डिटेल जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट स्पाइसी ज्ञान पर विजिट कर उस पर लिखे आर्टिकल पढ़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।